Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. So, Yogendra Patel has raised a hand. Who is Yogendra Patel? Abrar Ahmed also raised a hand. Everybody, Akansha, Anil, Priya, everybody, very good morning. Stop doing it. Okay. Engineer Vishal, Anshu Singh, Nitesh Gautam, everybody has raised hand. No problems. Today we'll be studying a new topic known as credit control. What it is, how has to be studied. This is what we are going to study. Ravi Saroj, नमस्ते. आज हम लोगों को एक और टॉपिक पढ़ना है बैंकिंग का, जिसका नाम है साख नियंत्रण. क्यों पढ़ना है, यहीं से शुरू करेंगे. विल स्टार्ट विद दिस और उसके आगे हम लोग चलेंगे. राइट. तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक बैंक, कौन सा बैंक, कॉमर्शियल बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्या कर सकता है, व्हाट कैन इट डू. अगर इसके पास 1000 रुपए जमा हो तो ये टोटल 10,000 रुपए तक की चेकबुक बांट सकता है अगर 10% चेस्ट कैश है. चेस्ट कैश माने जो अपने पास रखता है. हमेशा अपने पास जितना आइटम रखता है उसको हमने कितना लिखा था, 10%. अगर 20% रखता है तो वो कितना लोन बांट सकता है, कितनी चेकबुक बांट सकता है, 5000 तक की. If he keeps all money, अगर सारा पैसा अपने पास रखेगा. एक्सक्यूज मी सर, चेक होता क्या है और इसका फंक्शन बता दीजिए. इंजीनियर विशाल कुमार मौर्य, सवाल साफ साफ पूछिए. सर चेक होता क्या है, इसका फंक्शन बता दीजिए. और बैंक क्या से क्या होता है, इस शब्द तो बोलिए. क्या शब्द पूछ रही हैं, किसकी मीनिंग पूछ रही हैं. पूछ रही हैं सर, चेक पूछ रही हैं. चेक सर चेक के बारे में. जाओ, उसी को बोलने दो. हाँ, राधेश्याम बंद करो. हाँ बोलिए भाई. सर चेक है. सिक चेक है. चेक सर, चेक. चेक. यस सर. चेक क्या होता है. हाँ यस चेक. सर. बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा. चेक क्या होता है. आपका बैंक में खाता नहीं है सर. तो आप अगर हमें भुगतान करती हैं तो किससे भुगतान करती हैं. अगर आप मुझे पेमेंट करेंगी तो कैसे करेंगी. मान लीजिए कि आप मुझे 500 रुपए ट्यूशन फीस देना चाहती हैं, तो या तो नकद दे सकती हैं, 100 के 5 नोट, या एक आपको बैंक ने चेक बुक दे रखी है, CHEQUE, चेक बुक होती है जिससे पैसा निकाल के दिया. मैं आपको चेक बुक का एक नतीजा दिखा देता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए. चलिए मैं प्रेजेंटेशन उसी से शुरू कर देता हूं. हालांकि मुझे अभी वहां नहीं जाना था, उसके पहले मुझे कुछ और पढ़ाना था, बट स्टिल आई मेक इट. जब आप बैंक में खाता खोलते हैं तो आपको एक मिलती है पासबुक, एक मिलती है पासबुक. इसमें लिखा रहता है कि आपके कितने पैसे जमा हैं, किस दिन जमा किए थे, किस दिन निकाले थे, वगैरह वगैरह. और एक मिलती है चेक बुक. इस चेक बुक के माध्यम से भुगतान कर सकती हैं. उसमें क्या लिखा रहता है, ध्यान से देखिए. प्लीज पे मिस्टर मनमोहन कृष्ण ए सम ऑफ रुपीज, शब्दों में भी वर्ड्स में भी. और नीचे आप करती हैं साइन, इंजीनियर सुरेश वर्मा,
ये चेकबुक आपने नहीं देखी कभी आपके पास, आपने ली नहीं क्या? एक होता है विड्रॉल, अपने नाम से निकाल सकते हैं पैसा। एक होती है चेकबुक, किसी का भुगतान कर सकते हैं। तो चेक का मतलब क्या है कि अगर आपने 1000 रुपया जमा किया तो इस 1000 रुपए को निकालेंगी भी तो बैंक से। एक निकालने का तरीका है एटीएम चले गए, कैश निकाल लिया। एक तरीका है बैंक चले गए, विड्रॉल फॉर्म भर दिया। और एक तरीका है कि एक चेकबुक मिल गई, इस चेकबुक से किसी का पेमेंट कर दिया। तो ये जो चेकबुक है सामान्य तौर पर सेविंग खाते के साथ मिलती है, बशर्ते आपका खाते में एक मिनिमम बैलेंस पड़ा हो। अभी मैंने कमर्शियल बैंकिंग नहीं पढ़ाई थी, सिर्फ मैं दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा था, क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल। तो मैंने कमर्शियल बैंकिंग के बारे में ज्यादा चीजें नहीं बताई थी। लेकिन आपने अगर रुपया बैंक में जमा किया तो ये बैंक का दायित्व है कि आपके पैसे का भुगतान करे। इट हैज टू पे बैक। तो ये 1000 रुपया जो आपने जमा किया, अगर बैंक में जमा कर दिया तो हमेशा के लिए थोड़ी जमा कर दिया। जब आपको जरूरत होगी तो आप निकालेंगी। निकालने के 3 तरीके हैं। आजकल नया तरीका चल गया है जिसे कहते हैं प्लास्टिक कार्ड या डेबिट कार्ड। एटीएम में डाला, संख्या लिखी, कैश मिल गया। दूसरा तरीका है बैंक में जाइए, एक फॉर्म देंगे, उसको विड्रॉल फॉर्म कहते हैं। विड्रॉल माने अपने पैसे निकालने का फॉर्म। तीसरा तरीका होता है एक चेकबुक दे देंगे, इस चेकबुक को कहीं भी जमा कर सकती हैं आप। इससे बिजली का बिल पेमेंट कर सकती हैं, टीचर का ट्यूशन का पेमेंट कर सकती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? यस सर, आ गई। गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो चेक क्या है? ये एक प्रकार का, फिर से समझ लीजिए, चेक शब्द क्या है? एक प्रकार का प्रोमिसरी नोट। जब आप लिख रही हैं तो मैं समझा देता हूं। प्रोमिसरी नोट माने शपथ पत्र। ध्यान से देखिए, अभी अपने जेब में से 100 का नोट निकालिए तो उसमें लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस शब्द लिखा हुआ है। टू पे द बियरर ए सम ऑफ ₹100। ये जो प्रॉमिस है सम ऑफ ₹100, ये प्रॉमिस किसने की है? आरबीआई ने की है। ये किसका शपथ पत्र है? आरबीआई का। जब आप चेक देती हैं तो क्या लिखते हैं? प्लीज पे। प्लीज पे, प्लीज पे माने कृपया भुगतान कर दीजिए इतने आदमी को इतने रुपए का। किसको प्ले लिखती हैं प्लीज पे? बैंक को लिखती हैं। और इसी को हमने कहा था क्रेडिट मनी। आपकी क्रेडिट पर बैंक पैसा देता है। आप शुरू के क्लासेस में नहीं थी, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो तो यहाँ तक तो याद ही होगा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सर अगर चेक के बारे में लिखना आ जाए, कोई पूछ लिया तो किस प्रकार डेफिनेशन देंगे? पहली बात तो चलिए कोई बात, और पीछे से जाना पड़ेगा। चलिए कोई, अभी देखते हैं। हाँ देखिए, शपथ पत्र या प्रोमिसरी नोट क्या होता है? फिर अब बहुत शुरू से ही शुरू करते हैं। प्रोमिसरी शपथ देने का वायदा, ठीक है ना? तो आप प्रोमिसरी नोट कब लिखते हैं? ध्यान से देखिए, आप एक मकान खरीदने जा रहे हैं और उसके बदले में आपको कुछ पैसा देना है। अभी आप कुछ दे पाए, बाकी आप क्या लिख देते हैं? एक प्रॉमिस लिख के देते हैं कि मैं इतने दिन में ये पैसा आपको अदा कर दूंगा। इसे हम कहते हैं प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट माने एक नोट माने क्या? एक पत्र है। प्रॉमिस माने वायदा पत्र है, शपथ पत्र है। ये शपथ पत्र बहुत तरीके के होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नाम लिख सकता है, या रिजर्व बैंक अपनी करेंसी जब जारी करता है तो उसके नाम लिख देता है। लेकिन जब हम बैंक से ये वायदा करते हैं कि आप हमारा भुगतान करिए, हम खुद नहीं भुगतान कर रहे हैं, आप भुगतान करिए। देखिए क्या लिखा है? प्लीज पे। प्लीज पे किसके लिए लिखा है? एक चेकबुक आपको किसने दी है? पीएनबी ने दी है या स्टेट बैंक ने दी है। तो ये जो है आप किसको लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं इसको। ज्यादातर शपथ पत्र कैसे होते हैं? ए एंड बी के बीच में। रिजर्व बैंक ने जारी किया, नोट आपके पास आ गया, तो इन दोनों के बीच में कोई नहीं है। लेकिन जब बैंक बीच में आ गया, माने
मुझे भुगतान करना है बी को, लेकिन मैं किसके माध्यम से कर रहा हूं? बैंक के माध्यम से कर रहा हूं। बैंक में मेरा 1000 रुपया जमा था, 10,000 रुपया जमा था। हम बैंक को लिख देते हैं कि आप हमारी तरफ से बी को भुगतान कर दीजिए। ये शपथ पत्र हो गया। शपथ पत्र का मतलब बिल्कुल क्लियर है, ये शपथ पत्र आपको अपने आप भुगतान करने के लिए योग्य बना देगा। सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है सर। किसी और ने बीच में लगा दी होगी स्क्रीन। भाई किसी और ने स्क्रीन तो नहीं लगा दी अपनी? अतुल लगाया था सर, मे भी उसने अभी हटाया ना हो। अरे तो हटाओ भाई, हमको शेयर करने दो, हम लिखेंगे ना। अब शेयर कर रहा है? हाँ सर। यस सर, यस सर। कहने का मतलब समझ लीजिए, शपथ पत्र क्या है? ट्रेजरी यस सर दिखाई देता है। ट्रेजरी बिल एक शपथ पत्र है। जो आपको करेंसी नोट मिलता है ये भी शपथ पत्र है। ये सारे शपथ पत्र हैं। इसी तरह चेक भी एक शपथ पत्र है। फर्क क्या है? ट्रेजरी बिल या करेंसी या सरकार की प्रतिभूतियों पर सरकार लिख के वायदा करती है कि मैं धारक को जिसके पास होगा उसको देने का वचन देता हूं। चेकबुक में क्या है? आप लिख सकते हैं बियरर यानी हिसाबी को, जिसको मैं भेज रहा हूं उसको पैसा दे दीजिए, या किसी का नाम लिख कर दे सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डर किसको कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं बैंक को। भुगतान कौन करेगा? बैंक करेगा। तो यहां पर 3 पार्टी हो गई, ए देने वाली पार्टी, सी लेने वाली पार्टी, बीच में कौन आ गया? बैंक। तो जो शपथ पत्र बैंक के माध्यम से दिए जाते हैं उन्हें चेक कहा जाता है। चेक क्या है? एक शपथ पत्र है जिसमें एक देनदार एक लेनदार को कुछ पैसे देने का वादा करता है, लेकिन भुगतान की जिम्मेदारी किसकी होती है? बैंक की होती है। भुगतान की जिम्मेदारी बैंक की होती है। इसीलिए हमने से क्या कहा? साख। क्योंकि साख किसकी है? बैंक की। जिम्मेदारी किसकी है? बैंक की। इसलिए बैंक मुद्रा को साख मुद्रा कहते हैं, या साख मुद्रा को बैंक मुद्रा कहते हैं, क्योंकि इसमें बैंक की साख बीच में आ जाती है। आपकी साख नहीं रह जाती। आपने चेक दे दिया, अब जिम्मेदारी किसकी होगी? बैंक की। अगर बैंक ने भुगतान नहीं किया तो मुकदमा किस पर होगा? बैंक पर। बशर्ते आपके खाते में पैसे होने चाहिए। अगर आपके खाते में पैसे नहीं है तो जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। चेक दैट बाउंसेस, यानी आपका चेक क्या कर गया? बाउंस कर गया, क्योंकि आपके खाते में पैसा नहीं था इसलिए बैंक ने पैसा नहीं दिया, तब जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन अगर आपके खाते में पैसा है तो सारी देनदार की जिम्मेदारी बैंक की होगी। तो ये थर्ड पार्टी कहलाता है, इसीलिए इसे साख कहते हैं। आप समझ में आया? आगे चले? चलिए ठीक। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या होता है? हाँ, अरे बाप रे, चलो भैया ये भी बता देते हैं। कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या? पहला शब्द है डेबिट, दूसरा शब्द है क्रेडिट। क्रेडिट माने साख, उधार। डेबिट माने आपकी प्राप्तियों से भुगतान। अब इसका मतलब समझिए, अगर आपके खाते में 10,000 हैं, आपको डेबिट कार्ड मिला है, तो भुगतान ज्यादा से ज्यादा कितने का होगा? 10,000 का होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। जितने आपके खाते में है उसी से पैसा डेबिट किया जाएगा, उसी से निकाला जाएगा। क्रेडिट कार्ड माने अगर आपके खाते में 10,000 है, लेकिन अगर आपने 15,000 का भुगतान कर दिया तो 10,000 आपके खाते से निकल गए, 5,000 बैंक आपके ऊपर क्या चढ़ा देगा? उधार। तो क्रेडिट कार्ड में जितना खाते में पैसा है उससे ज्यादा भुगतान किया जा सकता है, यानी भुगतान आपके बैंक एक सीमा तय कर देगा कि अगर ये आदमी को हम चाहें तो 50,000 की सीमा तय करते हैं, तो इसके खाते में 10,000 है, लेकिन इसको हम कितनी भुगतान की सीमा दे देंगे? 60,000। यानी अगर 10,000 के बाद जो पैसा होगा वो बैंक दे तो रहा है, लेकिन वो आपके ऊपर उधार चढ़ा रहा है, उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। डेबिट कार्ड आपके खाते में से भुगतान हो रहा है, जितना खाते में पैसा है उससे ज्यादा भुगतान नहीं होगा।
क्रेडिट माने साख या उधार, डेबिट माने आपके खाते में से दिया जाने वाला पैसा। हो गया क्लियर? सर चेक बाउंस होने पर जो उसका फाइन है वो लेने वाले पर क्यों पड़ता है? अब मैं थोड़ी देर सवालों को उत्तर दे दूं तब पढ़ाऊंगा आगे, रुक जाओ। तो आज तुम लोगों के पैसे क्यों इतने सवाल आ रहे हैं ये नहीं समझ आता। हाँ, कौन पूछ रहा था, बोलो। सर चेक बाउंस होने पे सर पनिशमेंट क्यों होता है? चेक बाउंस होने पर आपने किसी को वायदा किया कि हम इतना पेमेंट आपको करेंगे, 4 लाख रुपए का, किसी को कर दिया। उस आदमी ने ये सोचा कि 4 लाख रुपए जब मुझे मिलेगा तो मैं अपनी फैक्ट्री में ये माल खरीद लूंगा या अपने कर्मचारियों को भुगतान कर दूंगा। आपके 4 लाख का चेक बाउंस हो गया, यानी आपके खाते में पैसे ही नहीं थे, आपने चेक दे दिया उनको। तो बताइए उस आदमी का कितना नुकसान हुआ? तो वो आदमी अपने नुकसान की भरपाई कैसे करेगा? तो निश्चित रूप से वो बैंक से कहेगा भैया मैंने तो आपके विश्वास पर लिया था चेक, मैंने आपके विश्वास पर चेक लिया था, आप भुगतान करो। तो चेक बैंक क्या कहेगा? कहेगा उसके खाते में पैसे ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? उस आदमी पर सजा लगेगी कि उसने ऐसा चेक क्यों दे दिया जो उसके खाते में पैसा नहीं था। तो ये इसलिए लगेगा क्योंकि जिसको चेक मिला है उसने किसी के विश्वास पे लिया है। किसके विश्वास पर? बैंक के विश्वास पर ले लिया। सर लेकिन और वो फाइन तो लेने वाले पे पड़ता है ना सर? साक्षी जी, किस व्यक्ति ने आपको ये बताया कि फाइन लेने वाले पर पड़ता है? जो आदमी चेक देगा उसके ऊपर फाइन पड़ेगा, उसको सजा होगी, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। मेरे को तो चेक मिला है, मेरे को क्यों मिलेगा? पहले लेनदार और देनदार का अंतर समझ लीजिए साक्षी जी। लेनदार कौन है, देनदार कौन है? जो पेमेंट कर रहा है, जिसने लिखा प्लीज पे, वो देनदार है। और देनदार ही पर फाइन होगा। जिसने चेक ले लिया उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने तो खाली चेक जमा कर दिया। अगर वो ड्यू डेट से पहले जमा करता तो अलग बात थी। अगर उसने ड्यू डेट के मान लीजिए लिख दिया हमने पोस्ट डेटेड चेक दे दिया कि आप इस चेक का 25 तारीख को भुगतान ले लीजिएगा, हम 25 तारीख को गए बैंक में जमा कर दिया क्योंकि उसमें तो 25 तारीख लिखी हुई थी, तो हमारी कौन सी गलती हुई? हम क्यों पेमेंट करेंगे? साक्षी जी, देनदार माने जो लिख रहा है प्लीज पे। लेनदार कौन है? टू मिस्टर सो सो मनमोहन कृष्ण। तो हमको तो किसी ने पैसा दिया, हम क्यों जिम्मेदारी लेंगे? बेटा हमेशा चेक देनदार के ऊपर फाइन होता है। चेक बाउंस करना इज एन ऑफेंस। बाउंस माने आपके खाते में पैसा दिए बिना उसके बाद आपका पेमेंट होता है। ठीक है सर कार्तिकेय, एक आदमी बोलना, कार्तिकेय बोल रहे हैं। यस सर एटीएम कार्ड सर डेबिट कार्ड है। एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड भी हो सकता है और क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। एटीएम माने क्या? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन माने उसमें कार्ड डालोगे तो पैसा निकलेगा। अब सवाल है कि आपके पास डेबिट कार्ड है तो उतना ही पैसा निकलेगा जितना आपके खाते में है। लेकिन अगर आपको बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया है तो आपके खाते से ज्यादा पैसा भी निकल सकता है। एटीएम कुछ नहीं है, ये एक मशीन का नाम है। उसको कोई काम से मतलब नहीं कि डेबिट कार्ड है कि क्रेडिट कार्ड है, उससे कुछ मतलब नहीं। वह एक मशीन है। सर क्रेडिट कार्ड तो नहीं समझा पाएंगे विशाल कुमार मौर्य, एक सेकंड को रुक जाओ। तो बेटा एक मशीन है, जैसे एक कंप्यूटर है, जो चाहे उसको पढ़ेगा, जैसे चाहे पढ़ेगा लिखेगा, वो अलग चीज हो गई। उस मशीन में डेबिट कार्ड जाएगा तो वो पढ़ लेगा कि ये डेबिट कार्ड है, फिर देखेगा आपके खाते में कितना पैसा है, उतना भुगतान करेगा। अगर वो पढ़ लेगा क्रेडिट कार्ड है तो सबसे पहले वो क्या देखेगा? आपकी सीमा कितनी है क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड की सीमा किसी की 50,000 होती है, किसी की 2 लाख होती है, किसी की 20,000 होती है। उतना तक अगर आप पैसा मांगेंगे तो देगा, वरना आपका भुगतान नहीं देगा। मशीन का काम क्या है? आपके कागज को पढ़कर आपका भुगतान करना। पूछिए विशाल कुमार मौर्य, पूछिए भाई। पहले विशाल कुमार मौर्य का नंबर है, पहले उनको पूछ लेने दो। राधे श्याम तुम बाद में पूछ लेना, सबका जवाब देने के लिए बैठे हैं। चलो हाँ बोलो। क्रेडिट कार्ड जो वो पासबुक होता है, क्या होता है सर? हम क्रेडिट कार्ड जैसा एक डेबिट कार्ड, वैसा एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड ला के दिखाऊं जेब से? लाता हूं, अभी आपको दिखा देता हूं कैसा होता है। पासबुक उसको जी सर दिखा दीजिए।
हाँ दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। सर दिखा दीजिए सभी को। क्रेडिट कार्ड भी दिखा देता हूँ, डेबिट कार्ड भी दिखा देता हूँ। आज गुरुवर प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं। सर डेबिट कार्ड है, यस सर। डेबिट कार्ड है सर हम लोगों के पास। सर से पैसे भी पूछ लो कितने हैं। हमारे पैसे पूछने से तुम्हारा कोई काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं कि तुम निकाल नहीं पाओगे। देखो ये कार्ड होता ऐसा, इस पर एक चिप लगा होता है, चिप। देखो यहाँ एक चिप लगा होता है, ये इस चिप को पढ़ता है, इस चिप में सारी जानकारी मेरी लिखी होगी। ये चिप तुम कैसे पढ़ोगे? ये क्रेडिट कार्ड है। अब देखो ये डेबिट कार्ड है, यहां से देख लो, दिस इज ए डेबिट कार्ड। ये दोनों कार्ड हैं, प्लास्टिक के कार्ड हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है। इस इलेक्ट्रॉनिक चिप से वो पढ़ लेगा कि ये क्रेडिट कार्ड है, ये डेबिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड है तो आपकी क्रेडिट की सीमा कितनी है ये भी पढ़ लेगा और उस हिसाब से आपका भुगतान करेगा। ये पासबुक नहीं है, पासबुक माने एक किताब की तरह की चीज। सर अकाउंट में कितने रुपए? हाँ चतुर्भुज। सर अकाउंट में जितने रुपए होते हैं क्रेडिट उतने ही तक कर सकते हैं ना हम लोग? नहीं, क्रेडिट कार्ड की सीमा बैंक तय करता है। वो हर आदमी की अलग अलग होती है। उनको लगता है कि मनमोहन कृष्ण को हर महीने 2 लाख तनख्वाह मिलती है, तो ये 2 लाख तक का भुगतान कर सकते हैं, तो उन्होंने हमारी सीमा तय कर दी 2 लाख, यानी हमारे खाते में जितना पैसा उससे 2 लाख ज्यादा दे सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड की सीमा व्यक्ति की साख पर निर्भर करती है, क्षमता पर निर्भर करती है। क्रेडिट कार्ड सर बैंकों को मर्ज करने से क्या फायदे हैं? सर क्या है, किसान जैसे कोर्स में आ गया आदर्श कुमार सिंह, बैंकों को मर्ज करना। अतुल यादव, ये तुमको क्यों पढ़ाता हूं भाई? तुम हमको मेरी समझ नहीं आ रहा। जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में नहीं है मैं इसी को पढ़ाता रहूंगा, तब तो काम हो चुका। मैं तो जबरदस्ती तुम लोगों की क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ। बैंकों के मर्जर से क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, ये सारी चीजें पहली बात तो क्लास के कोर्स के बाहर है। क्यों इन चीजों के बारे में अभी पढ़ रहे हो भाई? बात सर फॉरेन एक्सचेंज बैंक बता दीजिए। अरे भाई क्रेडिट, बेटा हर आदमी, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, पहले कोर्स पूरा होना चाहिए। सवाल इम्तिहान में आए वो पूरा होना चाहिए। हम फॉरेन एक्सचेंज बैंक भी बता देंगे, हम पेमेंट बैंक भी बता देंगे। अरे हम तो मनी पढ़ाते हैं एमए में, तो हम तो पढ़ा ही लेंगे, लेकिन इस तरीके से कोर्स चल पाएगा हमारा? ये कोई वही बात है। साक्षी जी खुद नहीं, शशि लिख रहे हैं कोई, ये कोई बेटा ये वो सेशन नहीं है जो तुम लोग बना रहे हो। दिस सेशन इज नॉट ए क्वेश्चन आंसर सेशन। तुमको जो सवाल पूछने पूछ लेने दो, मुझे कुछ पढ़ाने तो दो। पहले वो ही नहीं पढ़ा पाऊंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? सर कल क्रेडिट कंट्रोल में क्रेडिट बताया था, एक बार समझा दीजिए। क्रेडिट कंट्रोल पढ़ाऊंगा तभी, जब क्रेडिट क्रिएशन पढ़ाने के बाद ही तो पढ़ाऊंगा यार। सर साख सृजन, सॉरी क्रेडिट साख क्रिएशन सृजन दोबारा पढ़ा दें? ए भाई नहीं क्रेडिट वो क्रेडिट मल्टीप्लायर बता दीजिए, वो समझ नहीं क्रेडिट है। मल्टीप्लायर मैंने बताया था 1/α × डेल्टा डी, बताया था कि नहीं बताया था? 1/α माने कितना पैसा बैंक अपने पास रखता है, डेल्टा डी माने कितना नया जमा होता है। इसको गुणा कर देने से 1/10 को अगर 1000 से गुणा कर दिया तो 10,000 आ गया था। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर माने क्रेडिट बढ़ा, कितना बढ़ा? 1000 जमा था, 10,000 हो गया, तो 9,000 का साख दिया, उधार दिया। सर मनी मल्टीप्लायर, सर इसमें मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मनी मल्टीप्लायर कुछ और चीज है, उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। वो तब पढ़ाऊंगा जब मनी सप्लाई पढ़ाऊंगा। सर 1/α का रेसिप्रोकल लेंगे ना इसमें? 1/α का रेसिप्रोकल क्यों लेंगे? 1/10% माने 1/10/100। 10% क्या होता है? 10/100। तो रेसिप्रोकल क्यों लेंगे? जब 1/10/100 लिखेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, और 10 से काटेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा। रेसिप्रोकल क्यों लेने वाले हैं भाई हम लोग? सर यहाँ पर रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, मतलब क्यों ले सकते हैं बताइए हमें, क्यों लेने की जरूरत है दोस्त? 1/10% है तो 1/10% का क्या मतलब होता है? 1/10/100 यानी 100/10। तो रेसिप्रोकल कहां से आ गया बीच में?
सर जैसे कल डेल्टा डी निकाले थे 10,000 और डेल्टा डी नहीं निकाले थे, डेल्टा डी तो 1,000 था फिक्स्ड। डेल्टा 1,000 जो पहली बार जमा किया गया, प्राइमरी डिपॉजिट, प्राथमिक जमा ना घटा ना बढ़ा। फिर व्युत्पन्न जमा होते चले गए। व्युत्पन्न जमा को हमने साख कहा। तो जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो कभी बढ़ेगा ही नहीं, वो तो पूरा 1,000 था, 1,000 है। जिस पहले आदमी ने जमा किया था उसका 1,000 था, दैट वाज डेल्टा डी, दैट वाज ओनली डेल्टा डी। डेल्टा एम माने कुल मुद्रा पूर्ति कितनी बढ़ गई। तो जो कुल मुद्रा पूर्ति बढ़ी वो अलग चीज है। ओके सर, समझ में आ गया। बहुत अच्छा सर। हाँ प्रकाश दुबे सर, बोलो, तुम भी बोल। सर कल आप पढ़ा रहे थे तो आपने बताया कि सर बैंक अगर उसको 1,000 रुपया मिलता है तो 100 रुपया सर चेस्ट कैश रख लेता है और 900 लोन दे देता है, और तब तक देता है जब तक सर वो जीरो ना हो जाए। सर उस जीरो होने का क्या मतलब है? जीरो होने का मतलब अब उधार कैसे देगा? हर बार 10% रखता जा रहा है। तो 1,000 पे 10% रखा तो 100 रख लिया, 900 बचा तो उस पे 10% रखा तो 90 हो गया, 820 बचा तो उस पर 82 रुपया रखा तो 729 हो गया, 729 पर 72 रुपया 90 पैसा रख। धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? कभी जीरो होगा कि नहीं एन पीरियड में? यस सर। खत्म बात हो गई। वेरी गुड। अगर सबको सर की नाम है पड़ी हुई है, रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, जो जिसको दोबारा देखना वो देख सकता है अच्छे से। कोई सवाल नहीं, कुछ क्लास चलने दो भाई। चलिए संघर्ष यादव भाई लोग, सिद्धार्थ चौहान बंद करो, अब हम आगे ही पढ़ाएंगे। जी सर, आपकी वीडियो सर यूट्यूब पे पड़ी हुई है। हमारी वीडियो यूट्यूब पे डाल देते हो तुम लोग, ये तो गड़बड़ करते हो फिर तो। कोई जी सर, आपकी वीडियो सर आपके नाम से पड़ी हुई है, जिसको पुराना देखना वो देख सकता है। हमारी सारी जितना हम पढ़ाते हैं सब यूट्यूब पे तुम लोग डाल देते हो, बहुत बढ़िया। अकेडमी वाले हमको मना करते हैं कि सर अपना नहीं डालिए। चलो कोई बात नहीं, डाल दिया तो डाल दिया, हटाओ। अब पढ़ाएं आगे। हाँ सर, आप आइए। यस सर। ठीक, जी सर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लोगों ने कल ये देखा कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लें अल्फा इज इक्वल टू 10%, थोड़ी देर के लिए मान लें, कितना होता है हम बताएंगे नहीं अभी, क्योंकि हर बैंक अलग अलग रखता है, कारण बताएं। तो इसका मतलब अगर कोई आदमी किसी बैंक में 1,000 जमा करे तो बैंक इस पर 9,000 साख करके 10,000 तक की चेकबुक बांट देता है, या 10,000 तक का पैसा देने का वायदा कर देता है। इसको हमने कहा था कैपेसिटी, इतना कर सकता है। मान लीजिए बैंक ने ये कर दिया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बैंक ने ये कर दिया, यानी 1,000 जमा हुआ, उसको चेकबुक दिया और बाकी लोगों को चेकबुक देते देते 10,000 रुपए तक की चेकबुक दे दिया, यानी 10,000 रुपए लोग लेने आ सकते हैं। अब किसी दिन मान लीजिए होली का समय आ गया और लोगों ने सोचा हम अपने अपने घर जाएं और सब लोग अपना पैसा निकालने पहुंच जाएं। सब ना मान लीजिए 40% लोग पैसा निकालने पहुंच जाएं, तो बैंक में जमा तो कुल कितना है 1,000, और निकालने लोग कितना पहुंच गए 40% 10,000 का 4,000। तो फिर बैंक कहां से लाएगा पैसा? बैंक तो डूब ही जाएगा, है ना, बैंक तो खत्म हो जाएगा। एक बात और याद रखिए, अगर लोगों को ये पता चल जाए कि ये बैंक पैसा देने में असमर्थ है, तो जिसने जो भी जमा किया होगा थोड़ा थोड़ा भी, सब लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। आपको मालूम है कि एक बैंक में कम से कम नहीं तो 20,000, 22,000, 25,000 लोगों के खाते होते हैं। सब लोग अगर जमा करने के लिए, पैसा निकालने के लिए पहुंच गए तो बैंक के पास चेस्ट में तो बहुत कम पैसा पड़ा हुआ है। तो बैंक क्या करे, बैंक कैसे इसको रोके, यानी बैंक को कुल कितना देना चाहिए, इन चीजों पर आज हम लोग प्रश्न उठा रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो जान लीजिए, कोई भी बैंक ये जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? क्रेडिट माने कितना पैसा जमा है, दिया उधार, डिपॉजिट माने कितना पैसा जमा हुआ। इस रेशियो के बारे में हमेशा सोचता है। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। साख माने बैंक हैज गिवन, डिपॉजिट माने बैंक में जमा, इनका अनुपात कितना है।
हो कितना सकता है, हमने आपसे बताया हो सकता है 10:1। माने अगर 1 रुपया जमा हो तो 10 गुना तक साख बैंक दे सकता है। लेकिन क्या क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इतना देते हैं बैंक, या इनको इतना देना अलाउड होता है बैंक को? ये चीजें हम लोगों को सोचने की बात है। जनरली अगर आप भारत में देखें तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 3:2:1 है जनरली। कभी कभी ये 3.5 हो जाता है, कभी कभी ये और कम या ज्यादा भी हो सकता है। ये जो सीमा है ये माने इससे ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन इतना करता नहीं है। क्यों नहीं करता, उसके बहुत से कारण हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इसको हम कह रहे हैं कि साख को ऐसे बांटा नहीं जा सकता, साख को नियंत्रित किया जाता है। कैसे नियंत्रित किया जाता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। कौन करता है इसके बारे में बात करेंगे। शब्द हमने लिखा क्रेडिट कंट्रोल। कंट्रोल माने ऐसा नहीं कि जितना साख दे सकते हैं बैंक उतना साख दे दें, क्योंकि उतना साख देने में बहुत रिस्क होता है, बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत खतरे हो सकते हैं, इसलिए बैंक पूरा नहीं देता। तो अब हम लोगों को पढ़ना है क्रेडिट कंट्रोल। भारत में आरबीआई करता है। अभी मैं आरबीआई पर पूरा अगला लेक्चर दूंगा, अगला लेक्चर पूरा आरबीआई पे दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूं। अभी मैं सिर्फ साख नियंत्रण के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले जो बता रहा हूं वो बड़ी मजेदार चीज याद रख लीजिए। ये जो परिभाषा है साख नियंत्रण की, वो शाब्दिक परिभाषा तो बड़ी अजीब है। शाब्दिक का मतलब साख की मात्रा को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। निकल रहा है शाब्दिक अर्थ, क्या निकल रहा है? शाब्दिक अर्थ या लिटरेरी मीनिंग इसकी निकल रही है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, ये इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन असल में यह अर्थ सही नहीं है। साख नियंत्रण का जो अर्थ होता है, साख नियंत्रण का अर्थ होता है साख का उचित सीमाओं में प्रसार। ध्यान से पढ़िएगा, ये असल में इसका मतलब होता है साख का उचित सीमाओं में प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। साख नियंत्रण का मतलब बिल्कुल होता है साख विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, लेकिन विद इन रीजनेबल लिमिट्स। तो पहले तो परिभाषा से ही अंतर समझना शुरू कर दिए, विद इन रीजनेबल लिमिट्स, यानी साख को बढ़ाना है। साख नियंत्रण का मतलब साख को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि क्या करना है। पहला शब्द देखिए हमने क्या लिखा है, साख, और अंत में क्या लिखा है, प्रसार। यहां भी लिखा है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। साख नियंत्रण का मतलब होता है साख का प्रसार करना, लेकिन प्रसार कैसे करें, विद इन लिमिट्स। ऐसा ना हो कि ये सीमाओं के बाहर चला जाए, इसको उचित ढंग से करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो साख की सीमा क्या है। पहले तो साख की सीमा हम लोग पहले दो अर्थों में समझ लें। एक, साख की सीमा का मतलब हो गया सप्लाई साइड। सप्लाई साइड अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। सप्लाई साइड कितना पढ़ लिया, अगर अल्फा 10 है तो ज्यादा से ज्यादा 10 गुना 1000 का टोटल 10,000। इससे ज्यादा तो बैंक बना ही नहीं सकता था। अगर अल्फा 10% है तो 20% है तो 5,000 ज्यादा नहीं बना सकता। दूसरी साख की सीमा कहां से आती है, डिमांड साइड। अरे कोई लेने आएगा उधार तब तो आप उधार देंगे ना। अगर देश में इस समय क्या हो रहा है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि 15 लाख करोड़ किसको दे दीजिए, एमएसएमई को दे दीजिए। 15 लाख करोड़ के लिए सरकार ने आदेश दिया है कि किसको बांट दीजिए, लघु कुटीर और मध्यम उद्योगों को बांट दीजिए। लेकिन 15 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ भी नहीं बटा। क्यों नहीं बटा, कोई लेने कोई तैयार नहीं है। अरे लेगा तब जब उसको लाभ होगा, जब बिजनेस करेगा उसको लाभ होगा तब लेगा। तो एक सीमा कौन तय होती है, सप्लाई साइड, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। डिमांड साइड क्या सीमा तय करती है कि इससे ज्यादा तो इस्तेमाल होगा ही नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच क्रेडिट एक्सपेंशन कैसे होता है, साख का विस्तार कैसे होता है, दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी। पहले तो समझ लीजिए कि हमको पढ़ना क्या है और क्या क्या चीज पढ़नी है। अब इसको हम पहले
ट्रेडिशनल पढ़ा रहे हैं। पहले क्या पढ़ा रहे हैं? ट्रेडिशनल, और फिर पढ़ाएंगे मॉडर्न, दोनों पढ़ाएंगे। पहले हम ट्रेडिशनल पढ़ा रहे हैं। साख के नियंत्रण का या क्रेडिट कंट्रोल का सामान्य तौर पर दो बड़े उपाय माने जाते हैं। क्रेडिट कंट्रोल के दो मेथड्स माने जाते हैं, और इन दोनों मेथड्स को हम पहले पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं। एक मेथड को कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड को हिंदी में कहेंगे परिमाणात्मक विधि, लेकिन किताबों में लिखा हो सकता है जनरल मेथड, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना क्या चाहिए? परिमाणात्मक विधि। दूसरे को लिखते हैं चयनात्मक, क्यों लिखते हैं नहीं मालूम, लेकिन इसकी हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? क्वालिटेटिव मेथड। दोनों बिल्कुल अलग हैं, इसको क्या लिखते हैं? चयनात्मक विधि। दोनों बिल्कुल अलग हैं, ये जनरल कंट्रोल है और ये सिलेक्टिव कंट्रोल है, इसीलिए इसका नाम कभी कभी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, कंट्रोल शब्द का मतलब है सीमाओं में प्रसार, बढ़ाना, घटाना नहीं। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या हैं, क्यों हैं, पुराने वाले क्या हैं, नए वाले क्या हैं। पहले पुराने पढ़ेंगे, तो हम पहले 4 मेथड्स की बात करेंगे। पहले 4 मेथड्स की बात करेंगे और समझाएंगे कि इनका क्या मतलब होता है। ये 4 मेथड किसमें पढ़ रहे हैं? क्वांटिटेटिव मेथड। पहले मेथड का नाम होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अंग्रेजी वाले बढ़ाकर लिख लें, हिंदी में मैं पूरा लिख रहा हूं। संविधिक तरलता अनुपात। सर SLR का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अरे बाप रे बाप, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्यों होता? अभी एक एक समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा पढ़ाऊंगा CRR, लेकिन इसको किताबों में लिखा मिलेगा VRR। इसको हम कहेंगे परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात। परिवर्तनशील वेरिएबल माने परिवर्तनशील, रिजर्व माने आरक्षित अनुपात। तीसरा, ये पुराना तरीका है, ये बदल गया है इसको, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ही। इसका नाम होगा बैंक रेट या बट्टा दर। जो लिखें आप लिख सकते हैं हिंदी में बट्टा दर या डिस्काउंट रेट, कुछ भी लिख सकते हैं। ये इस्तेमाल अब नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और चौथा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मैं पहले लिखता हूं, एक एक को समझाऊंगा, बड़े आराम से पूरी बैंकिंग समझ में आएगी, घबराइएगा नहीं। खुले बाजार की क्रियाएं। अगर लिख लिया हो तो हम एक से शुरू करें पढ़ाना। सबसे पहला पढ़ा संविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि बैंक 1000 का 10,000 कर सकता है, और अगर मान लीजिए एक दिन जमा तो बैंक के पास 1,000 है, 4,000 या 5,000 रुपया लोग मांगने आ गए, तो क्या करेगा बैंक? ये बड़ी मुश्किल है। 1913 से 1920 के बीच में भारत में कम से कम नहीं तो 40 बैंक बंद हो गए। अभी भी बहुत सारे बैंकों के बंद होने की नौबत आ रही है, आप जानते हैं। बहुत सारे बैंकों की स्थितियां बड़ी खराब चल रही हैं, नाजुक चल रही हैं। क्यों ऐसा होता है या इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो सरकार, लेकिन भारत में केंद्रीय बैंक जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में जिसका क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये कहता है कि अगर आपके पास 100 रुपया जमा हो तो कम से कम 25 रुपया, अगर 100 जमा हो तो कम से कम 25% रुपया का तरल रूप में रखिए।
तरल रूप में रखिए। तरल रूप माने कैश नहीं होता। थोड़ा मुश्किल है समझना, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत। आपको जैसे ही 100 जमा हो, हम लोगों ने क्या लिखा कि चेस्ट कैश कितना रख लेता है अपने पास? 10%। वो कहते हैं 10% से हमसे मतलब नहीं, कितना रखना चाहिए? कम से कम 25% तरल रूप में। इतना तो रखिए ही रखिए, पता नहीं किस दिन ग्राहक आपके पास ज्यादा आ जाए तो आप क्या करेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? मानक स्टैंडर्ड नॉर्म है ये। अगर इतना नहीं रखेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? अचानक किसी दिन अगर आपके पास बहुत सारे लोग पैसा मांगने आ गए तो आप क्या करेंगे? पैसा कहां से लाएंगे? तो आपको क्या करना है? सीधी सी बात है, 100 का 25% तरल रूप में रखना है। और जब मैंने कहा तरल तो इसका मतलब कैश नहीं, बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। इसको आप चाहे तो नकद रूप में रखिए, लेकिन अगर नकद रूप में रखेंगे तो वो पैसा तो बिल्कुल एक तरीके से तिजोरी में बंद रहेगा। ज्यादातर तो 10% ज्यादा लोग आते ही नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हैं? आप सरकारी प्रतिभूतियां खरीद के रख सकते हैं, सिक्योरिटी खरीद के रख सकते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां खरीद के रख सकते हैं। सरकारी प्रतिभूतियां क्या होंगी? अगर आप रखे रहेंगे तो आपको कम से कम 4% ब्याज तो मिलेगा। अब अगर आपको कभी कैश की जरूरत हो तो करना क्या है? कुछ करना ही नहीं है, इन प्रतिभूतियों को दूसरे बैंक ले जाइए या सरकारी ट्रेजरर के पास ले जाइए, तुरंत आपको कैश मिल जाएगा। ये क्या है? एक तरीके से सेमी लिक्विड लगभग कैश है। आपको जब जरूरत हो ये सिक्योरिटी किसी को दीजिए, बदले में आपको कैश मिल जाएगा, क्योंकि ये सरकार की प्रतिभूतियां हैं, ये सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां हैं। अगर आप चाहें तो दूसरे बैंक से ले लें, पड़ोस वाले किसी बैंक से ले लें जिसमें कम लोग आए हैं पैसा लेने, या स्टेट बैंक से ले लें। अगर सरकारी प्रतिभूति होता क्या सर? ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हो कि हमें बड़ी दिक्कत होती है। हाँ चलिए, सरकारी प्रतिभूति माने सरकार के द्वारा जारी किया गया शपथ पत्र, प्रॉमिसरी नोट। अब ध्यान से देखिए, एक आपको मिलता है कैश, उस पर भी शपथ लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। तो ये 100 का नोट होता है, कितने में चलता है? 100 में चलता है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? इसी तरह सरकार कुछ ऐसे नोट जारी करती है जिसे हम कहेंगे प्रतिभूति, सिक्योरिटी। ये कैसी होती है? इसमें लिखा होगा मैं 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं 15 अप्रैल 2022 को, 1 साल बाद। यानी 1 साल बाद ये कैश हो जाएगा। और जब एक कैश हो जाएगा तो आज मिलेगा 96 का, 1 साल बाद हो जाएगा 100 रुपए का। तो आपको क्या मिला? ब्याज मिल गया। कैसे ब्याज मिल गया? 96 का रखा है, 100 का मिल गया। लेकिन मान लीजिए कि बीच में जरूरत पड़ी तो आप किसी दूसरे बैंक में रख दीजिए और वहां से 96 रुपए के हिसाब से पैसा खरीद लीजिए, ले लीजिए। तो प्रतिभूति क्या है? सरकार द्वारा जारी किया गया प्रॉमिसरी नोट। लेकिन एक प्रॉमिसरी नोट कैसा होता है? जो नकद के रूप में चलता है। और एक प्रॉमिसरी नोट कैसा होता है? जो 1 साल बाद चलेगा, जिसका भुगतान विलंबित होगा। लेकिन वो 100 का नोट 96 में मिलेगा या 95 मिलेगा। तो आपको एक तरीके से 95 में मिला, अगर वो आपके पास रखी रह गई तो आपका 100 हो जाएगा। अगर नहीं रखी रह गई तो बदले में कहीं से भी 95 रुपए ले लीजिए। तो ये भी एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट है जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही है, बदले में प्रतिभूति दे रही है, गिरवी रख रही है। क्या चीज गिरवी रख रही है? कागज। इस कागज को आप 1 साल तक अपने पास रखिए, आपको ब्याज मिल जाएगा। सर आ जो गया समझ में? सर जो प्रॉमिसिंग नोट होता है, प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसिंग नहीं, सॉरी सर, प्रॉमिसरी शपथ पत्र। हाँ। तो सर वो आरबीआई गवर्नर उस पे सिग्नेचर करते हैं? नहीं, सरकारी प्रतिभूतियों पर नहीं। जो नोट होते हैं 100 के, उन पर आरबीआई के गवर्नर का होता है। जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उसमें आरबीआई जारी करता है, लेकिन प्रतिभूति किसकी? सरकार की। भारत सरकार वचन देती है और ये ट्रेजरी के माध्यम से जारी होता है। चेक भी प्रतिभूति है,
लेकिन वो बैंक की सिक्योरिटी है, एक सरकार की है, एक रिजर्व बैंक की है, एक सामान्य बैंक की है। जो सामान्य बैंक है उसको साख कहते हैं। रिजर्व बैंक को साख क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसको सरकार के द्वारा आदेश प्राप्त है। सरकार को भी इसीलिए आदेश प्राप्त है, इसलिए सरकार की चीजों को इसमें शामिल नहीं करते। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम लोग हमको इतना रोकते हो। असल में या तो टाइम हो हम लोगों के पास खूब सारा पढ़ने के लिए, तो हम बहुत देर पढ़ा सकते हैं। टाइम बिल्कुल सीमित बचा है, और अगर हम कोर्स पूरा नहीं करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि सर ने तो कोर्स पढ़ाया ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि जिस दिन आपके पास जमा हुआ, हर फ्राइडे को जितना नया जमा हुआ, नया जमा मैंने क्या शब्द बताया था? प्राइमरी डिपॉजिट। जितना प्राइमरी डिपॉजिट आपके पास आया, आप सरकार को घोषित कीजिए, और उसके बदले में आपके पास क्या रखा रहना चाहिए? या तो सिक्योरिटी रखिए, या तो नकद रखिए। सोना वगैरह क्यों नहीं रखते? क्योंकि सोना वगैरह का मूल्य कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। सिक्योरिटी का मतलब है ऐसा रखिए कि जब अगर आपके पास ग्राहक ज्यादा आ जाए, अगर ग्राहक ज्यादा आपके पास आ जाए, तो आपको कम से कम ये दिक्कत ना हो कि भुगतान न कर पाए। 25% पैसा आपके पास रखा हुआ है, भले कैश नहीं रखा हुआ है, पड़ोसी बैंक से ले आए, स्टेट बैंक से ले आए, गवर्नमेंट की ट्रेजरी से ले आए, सरकार से मांग लाए, पैसा आपको तत्काल मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि 100 नहीं रखते, आपको कम से कम कितना रखना है? 25 तो रखना ही रखना है। किसने तय कर दिया? संविधान ने नहीं। संविधिक का मतलब संविधान नहीं होता, संविधिक का मतलब विधि सम्मत, विधि के द्वारा, स्टैट्यूटरी माने सरकार के निर्देशों के द्वारा। तो दिस इज गवर्नमेंट डिटरमिन्ड रूल। ये सरकार के द्वारा नियमित किया गया रूल है कि आप 25% से कम नहीं रख सकते, चाहे कुछ हो जाए, वरना किसी दिन भी आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए 25% हमेशा तरल रूप में रखिए। फिर दूसरा एक और रखती है, ये CRR या वेरिएबल रिजर्व रेशियो है, परिवर्तनशील अनुपात है। इतना पैसा जो आजकल बहुत कम हो गया 4%, लेकिन सरकार ने क्या लिखा हुआ है? 3% से 16%, जब चाहे 3% कर दे सरकार, जब चाहे 16% कर दे। इतना पैसा रिजर्व बैंक में रख दीजिए, अलग से रखिए। जब जरूरत पड़ेगी रिजर्व बैंक आपको तुरंत आपका पैसा वापस करेगा। ये क्या है? आपका कॉशन मनी। कॉशन मनी माने जिसको आप जब जरूरत हो तो निकाल सकते हैं, जब कोई खतरा नजर आए तो आप निकाल सकते हैं। इसे हमने क्या कहा? कॉशन मनी। क्या कॉशन मनी है? कम से कम 3%, ज्यादा से ज्यादा 16%, जैसा रिजर्व बैंक आदेश करे। ये जो आदेश करेगी, ध्यान से देखिए, उस आदेश के हिसाब से आपको ये पैसा किसको जमा करना पड़ेगा? रिजर्व बैंक को जमा करना पड़ेगा। जिस दिन जरूरत हो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको निकालने से पहले सरकार को, रिजर्व बैंक को बताना पड़ेगा। ये मिनटों में मिल जाएगा या घंटों में मिल जाएगा, आपके खाते में पैसा आ जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ये पैसा आपको हमेशा रखना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 25, 5, 30 ये हो गया, तो जैसे ही 100 आया, 30 तो निकल गया पहले, 25 कहां चला गया? SLR में। 5 कहां चला गया? CRR में। अब आप क्रेडिट कितने में बना सकते हैं? 70 रुपए में। अगर 10% हमारा अल्फा है, तो अब ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कितना बन सकता है? 700। यानी आप 1000 बना ही नहीं सकते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि आप परिमाण को सुरक्षित रखिए, उतना ही पैसा उधार दीजिए जितना वापस कर सकें, और उसके लिए आपके पास पैसा भी रहना चाहिए। यू मस्ट हैव SLR एंड CRR या VRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात या परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात। ये पैसा पहले ही निकाल दीजिए 100 में से। इसको उधार देने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हर प्राथमिक जमा का कुछ पैसा पहले निकाल कर आपको तरल रूप में रखना पड़ेगा, कुछ रिजर्व बैंक में और कुछ प्रतिभूतियों के रूप में। प्रतिभूतियां आप ही के पास रहेंगी, बाकी पैसा रिजर्व बैंक के पास रहेगा। अचानक अगर ग्राहक बढ़ जाएं, तो आप क्या करिए? पहले अपना वेरिएबल रिजर्व रेशियो निकाल लीजिए। जहां रिजर्व बैंक नहीं होगा, वहां स्टेट बैंक रिजर्व बैंक का काम करेगा, तुरंत आपको पैसा देगा। जितना पैसा चाहिए आपको मिलेगा, आपके CRR के बराबर। और SLR जो आपके पास रखा हुआ है, उसको आपको देना ही पड़ेगा, दैट विल बी देन। तो ये पैसा आपको कंप्लीटली सेवा में रखना पड़ेगा। ये क्या है?
याद रखिए कि साख को बहुत ना बढ़ा दें आप। यू शुड नॉट एक्सपेंड क्रेडिट, 1000 का 10,000 कर दें, इसलिए इसकी जरूरत नहीं होती है। सबसे सिंपल तरीका है, ये साख के पूरी मात्रा को, साख के परिमाण को क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट लिमिट कर देता है। अगर SLR ज्यादा होगा, 25 की जगह 40% हो जाए, फिर क्या होगा? अब आपको 40 + 5 45% निकालना पड़ेगा। 1000 में से 45% निकाल दीजिए 450, तो आप केवल 550 पर ही साख बना पाएंगे। तो अगर हम SLR और CRR बढ़ा देते हैं तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है उधार देने के लिए, और अगर हम इसको घटा देते हैं तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है उधार देने के लिए। तो ये क्या है? साख के विस्तार को कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? सरकार और रिजर्व बैंक। किस माध्यम से कर रहे हैं? SLR के माध्यम से और CRR के माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। वेरी गुड भाई, हमको तो 9:50 है, दूसरा क्लास लेना है। कल फिर ज्वाइन कर लो इसी क्लास को। हम ऐसे धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो 2-3 दिन पढ़ाना पड़ेगा। कल क्या है? कल फ्राइडे। सर एक क्वेश्चन है, पहले तय कर ले हम कब पढ़ाएंगे। फ्राइडे को तो पढ़ा नहीं सकते क्योंकि कल तो हमारी डिपार्टमेंट है। सैटरडे को पढ़ा सकते हैं। सैटरडे का क्लास का नोटिफिकेशन कर देना, अब क्वेश्चन हमसे पूछो। सर सैटरडे को अच्छा रहेगा सर। सैटरडे को 2 घंटे की क्लास लेंगे। हाँ 2 घंटे 5 घंटे हम ही पढ़ाते रहे। ऐसा हमारी क्यों सारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और टीचर तो सब मनी बैंकिंग पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन और टीचरों में भी कुछ चीजें ज्वाइन कर लो। हम तो करेंगे ही, सैटरडे को हम ले रहे हैं, लेकिन हम सैटरडे को MA जरूर लेंगे। सुन लो पहले, सैटरडे को MA जरूर लेंगे, इसलिए लेंगे 1 ही घंटे का। फिर हम चाहे पढ़ा दें, हम इसको होली तक खत्म कर देंगे, होली की छुट्टियों में पढ़ा देंगे। हाँ अब सवाल सर एक रोहित मिश्रा बोलना है तो रोहित मिश्रा बोलो, सिद्धार्थ चौहान बोलना है सिद्धार्थ चौहान बोलो, अतुल यादव बोलना अतुल यादव बोलो। ओनली वन शेयर स्पीक। सर चेक और क्या नाम है विड्रॉल पे क्यों बैंक वाले डिपोजिट मतलब फाउंडेशन लगाए रहते हैं कि आप विड्रॉल पे 25,000 निकाल सकते हैं, चेक पे 5 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते? बाउंडिंग क्यों लगाए रखते हैं? ये बड़ा सिंपल प्रश्न है। बाउंडिंग निकालने के बहुत से कारण हैं। चेक जनरली क्या करते हैं, आप किसी दूसरे को देते हैं, देते हैं कि नहीं देते? जी चेक क्या होगा, किसी दूसरे को भुगतान करेंगे जी करेंगे। तो जब किसी दूसरे को जब भी दूसरे को भुगतान करेंगे तो वो क्या करेगा, अपने खाते में चेक जमा कर देगा। तो पैसा कहाँ है? बैंक के ही पास है। विड्रॉल क्या है? पैसा निकालने के घर। तो बैंक के खाते में से पैसा कम हो गया, तो विड्रॉल की लिमिट हमेशा छोटी रहेगी, 15,000 20,000, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। चेक की लिमिट अलग अलग होती है, कहीं 2 लाख होती है, कहीं 5 लाख होती है, किसी लिए और ज्यादा भी होती है। RTGS उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। मतलब क्या है, किसी दूसरे के खाते में जब बैंक में पैसा गया तो बैंक का पैसा इस बैंक का दूसरे बैंक में गया, तो दूसरे बैंक ने तीसरे बैंक का काटा। ये सारे बैंक मिलकर हैं तो एक ही। फिर क्या होगा, शाम को बैठेंगे, स्टेट बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा से कहेगा हमने तुम्हारे लिए 400 चेक काटे, बैंक ऑफ बड़ौदा कहेगा हमने 350 चेक काटे। कहेंगे अच्छा तुम अपना पैसा अपने पास रखो, हम अपना पैसा अपने पास रखें, जो छोटा मोटा लेन देन होगा वही करेंगे। तो ये कहलाती है क्लियरिंग। क्लियरिंग का मतलब समाशोधन। आपके चेक हमारे पास आए, हमारे चेक आपके पास आए, तो हम लोग पैसे का लेन देन थोड़ी करते हैं, हम लोग क्रॉस कर देते हैं। अच्छा तुम्हारा 2,000 का आया, हमारा 3,000 का आया, 2,000 कट गया, 1,000 हमें तुम्हें देना है। फिर दूसरा कोई चेक आया, फिर तीसरा चेक आया। दिन भरे में बैंकों में कितने सारे चेक आते हैं, वो किसी दूसरे बैंकों के आते हैं। तो चेकों में भुगतान करने से बैंकिंग सेक्टर पर पैसा रहता है, विड्रॉल में तुरंत पैसा बाहर हो जाता है। तो विड्रॉल की लिमिट ज्यादा नहीं रखी जाती, हमेशा ज्यादा नहीं रखी जाती। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत समझ रहे हैं। अगर हमको कैश की ज्यादा जरूरत, कैश की ज्यादा जरूरत, अब ये तो सिद्धार्थ पूछ रहा है कि रोहित पूछ रहा है, चलो एक आदमी तो पूछ ही रहा है। जी हम पूछ रहे हैं। हमें कैश की ज्यादा जरूरत है। सरकार ने क्या कहा, कैशलेस इकोनॉमी रखने से बड़ा खतरा है, डाकू आपके पीछे पड़ जाएगा, चोर आपके पीछे पड़ जाएगा। कैश काहे रखना चाहते हैं भाई अपने पास? सरकार कहती है कैश उतना ही रखिए जो रोजमर्रा के काम आ जाए। अच्छा मान लीजिए आप कैश ज्यादा रखते हैं तो उससे बेईमानी की संभावना बढ़ जाती है, ब्लैक मनी की। आपने मकान 1.5 करोड़ का खरीदा, 1.25 करोड़ कैश में दे दिए। अब अगर कैश में दे दिए तो आपने तो कैश निकाला, कैसे कहां से निकाल के दे दिया।
अब वो जो बिल्डर है उसके पास वो पैसा चला गया, उसने अपने ईंट भट्टे उट्टे सबको कैश में बांट दिया, ये पैसा सरकार के नजर में ही नहीं आया, तो सरकार टैक्स कैसे लगाएगी? तो सरकार चाहती है कैश का इस्तेमाल छोटी चीजों के लिए हो, बड़ी चीजों के लिए न हो। SLR कॉस्ट नहीं है, SLR क्वांटिटेटिव टूल का यूज क्या हम इन्फ्लेशन में कर सकते हैं? इस क्वांटिटेटिव टूल का SLR, CRR, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन का बैंक रेट, ओपन मार्केट अभी नहीं पढ़ाया, वहां मत जाओ। पहले केवल हमने 2 प्रूडेंशियल नॉर्म्स पढ़ाए हैं। ये कहलाते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स, माने सेफ्टी नॉर्म्स, माने सुरक्षा के लिए रखे गए नॉर्म्स। सुरक्षा माने बैंक फेल न होने पाए, इसलिए इनके पास कम से कम 30% पैसा हमेशा पड़ा रहे। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अरे आप दोनों बोलोगे तो कैसे समझेंगे? नीतीश गौतम तुम थोड़ी देर के लिए बंद करो। हाँ, रोहित मिश्रा बोलो। सर हम ये कह रहे हैं कि क्या इनका यूज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में भी यूज किया जाता है? कर ही सकते हैं ना, जब ज्यादा मुद्रा बाजार में नहीं होगी, जब SLR वगैरह के माध्यम से पैसा सरकार ने ले लिया, तो ज्यादा मुद्रा बाजार में नहीं आई तो अगर हमको इन्फ्लेशन बढ़ाना है तो SLR कम कर देंगे। इन्फ्लेशन तो बाद की चीज है, सबसे पहले तो मुद्रा पूर्ति पढ़ी नहीं ना तुमने, तुम एक बीच की चीज गायब कर देते हो। इनसे किस पर प्रभाव पड़ रहा है? मुद्रा पूर्ति पर। मुद्रा पूर्ति पर कैसे पड़ रहा है? SLR अगर ज्यादा होगा तो बैंक ज्यादा उधार नहीं दे पाएगा, जब उधार नहीं दे पाएगा तो मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, अगर मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन पर प्रभाव पड़ेगा। तो बीच की चीज तो गायब कर देते हो ना मुद्रा पूर्ति। अभी मुद्रा पूर्ति पढ़ाई कहां मैंने अभी? आगे चलो, नीलेश गौतम जल्दी पूछ लो जो भी सवाल पूछो। सर बुक में एक फॉर्मूला पारुल राय पहले पारुल 1 मिनट रुक जाओ बेटिया, नीतीश से पहले पूछ लेना। नीतीश पूछो। सर RBI में अकाउंट खुलवा सकते हैं? नहीं, RBI में केवल मौद्रिक संस्थाएं खुलवा सकती हैं और RBI के कर्मचारी, और कोई नहीं खुलवा। पारुल राय, एक आदमी का सवाल बात करो, हर एक का नहीं जवाब दे पाएंगे। पारुल राय बोलो। सर बुक में एक फॉर्मूला दिया है, डेरिवेटिव डिपॉजिट इज इक्वल टू चेंज इन एक्सेसिव रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 1/r। सर ये वाला थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था आपने जो 1/r क्या हुआ? अल्फा मैंने लिख दिया, उन्होंने 1/r लिख दिया। यस सर, यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला बताया था वो प्राइमरी डिपॉजिट को लेकर के था और जो बुक में दिया हुआ है वो एक्सेस रिजर्व को लेकर के है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। समझिए, मैंने बताया कि नया आज के दिन किसी ने पैसा जमा किया, मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया 1000 से 10,000। मेरी बात समझ नहीं समझी? लेकिन बैंक कोई 1 से 10,000 पे थोड़ी करेगा, वो तो टोटल डिपॉजिट पे करेगा। तो टोटल डिपॉजिट में से कौन से डिपॉजिट निकल गए? SLR और CRR निकल गया, तो बचा क्या? एक्सेसिव डिपॉजिट्स। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि 1000 का 10,000 कर सकता है, लेकिन टोटल बैंक कितना करता है? टोटल बैंक कितना करता है? सिंपली whatever money is deposited, that is primary deposit, इसमें से क्या SLR and CRR will be taken off. Once they are taken off, तो बचा क्या? Excessive deposits. Excessive deposits multiplied by 1/r. Is it clear? नहीं सर, ये क्यों नहीं सर? मान लीजिए कि हमने 1000 जमा किया, लेकिन हम ही अकेले जमा करने वाले हैं क्या बैंक में? नहीं। मान लीजिए there are 1 lakh डिपॉजिटर्स, ठीक है? सबका बैंक में मान लीजिए 10 करोड़ डिपॉजिट हो गया, ठीक है? 10 करोड़ में से 25 + 30% निकल गया, कहां चला गया? SLR एंड CRR। बाकी क्या बचा? एक्सेसिव डिपॉजिट्स, एक्सेसिव इन एक्सेस ऑफ SLR एंड CRR। तो एक्सेस डिपॉजिट्स मल्टीप्लाइड बाय। ओके सर, ठीक है। यस पिटिया ना। और SLR और CRR को चेस्ट कैश कह सकते हैं? CRR SLR कहाँ जमा हो रहा है? SLR तो जमा हो रहा है सरकारी प्रतिभूतियों में, CRR जमा हो रहा है रिजर्व बैंक में। ये चेक कहाँ से आया? ये तो पैसा हमारे खाते से निकल के चला गया रिजर्व बैंक में। तो चेस्ट कैश, CC। चेक कैश नहीं होता कोई शब्द, चेस्ट कैश। वो चेस्ट कैश नहीं है। चेस्ट कैश इसलिए नहीं है, चेस्ट माने हमारी अलमारी में रखा हुआ, चेस्ट माने मेरी अलमारी। वो अलमारी में नहीं रखा गया, वो पैसा तो रिजर्व बैंक के पास चला गया, और जो बाकी है उसकी प्रतिभूतियां हैं, कैश नहीं है। वो कैश माने नकद, वो नकद नहीं है, वो प्रतिभूतियां हैं प्लस और क्या चीज है? वो कुछ पैसा रिजर्व बैंक में चला गया। चेस्ट कैश वो पैसा होता है जो हमने अपने ग्राहकों को देने के लिए रखा होता है। तो SLR का कुछ पार्ट हम ग्राहकों के लिए रखते हैं, कुछ पार्ट प्रतिभूतियों के रूप में रख लेते हैं। सर CRR और SLR में क्या RBI को इंटरेस्ट देता है?
भैया हमने क्या बताया अभी एसएलआर में बताया कि रिजर्व बैंक प्रतिभूति जब खरीदेंगे आप तो आपको 4-5% पहले ही मिल जाएगा ब्याज, यानी प्रतिभूति मिलेगी 96 की और कैश होगी 100 में, तो ब्याज मिला कि नहीं मिला? और रिजर्व बैंक अभी तक सीआरआर पर अभी तक नहीं देता है, लेकिन ये तय किया जा रहा है कि रिजर्व बैंक भी अब सीआरआर पर कैश ब्याज देगा। सर यानी डिपॉजिट में एसएलआर, सीसी और सीआरआर तीनों को सर लिया जाता है, मतलब रखा जाता है इसमें। सर कोई भी डिपॉजिट करता है, जैसे 1000 का डिपॉजिट हुआ तो उस पे एसएलआर, सीआरआर और सीसी तीनों अलग से रखा जाएगा? नहीं, जो सीसी है वो एसएलआर का पार्ट हो सकता है, क्योंकि वो तो नकद रखा हुआ है ना, चाहे प्रतिभूति के रूप में रखिए चाहे नकद के रूप में रखिए। यस सर, वो रख सकते हैं। सर इतने सवाल हैं तुम लोगों के, लेकिन 10 बज गया। अरे तो 10 तो गया, दूसरा क्लास भी लेना है भैया। मेरे हर क्लास में सवाल बहुत मत पूछो, अगले बार पूछना। शनिवार के दिन लगा देगा ये लड़का हमारा, कौन लगाता है मुझे नहीं मालूम है। सर कितने बजे लेंगे क्लास? हम लेंगे तो 10 ही बजे से। ओके सर, थैंक यू सर। सर कल आप डिपार्टमेंट कब तक रहेंगे? अरे बिटिया मैं डिपार्टमेंट में रहता हूँ पारुल बिटिया, आई एम ऑलवेज देयर। मैं रहता हूँ, चला जाता हूँ 10 बजे तो रहता हूँ 2 बजे तक, कम से कम 2:30 तक कम से कम। ओके सर, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। हेलो हेलो विशाल, विशाल विशाल कुमार राही जी। हाँ बोलिए जी। एक क्वांटिटेटिव या जनरल मेथड को और कौन सा मेथड बताए थे? उसे सिलेक्टिव बताए थे, इसे क्या बताए थे? जनरल, सेलेक्टिव। जनरल जी, ओके थैंक। क्वांटिटेटिव को जनरल और क्वालिटेटिव को सेलेक्टिव। के अलावा और एक बताया उसे सिलेक्टिव में क्या, और एक बताए थे। क्वालिटेटिव को सिलेक्टिव बोले थे, उसी के स्थान पर क्वांटिटेटिव को क्या बोले थे? जनरल नहीं भाई, के अलावा और एक चीज बताए थे। क्वांटिटेटिव को जनरल मेथड बोले थे और क्वालिटेटिव को सेलेक्टिव मेथड बोले थे। नहीं, क्वांटिटेटिव को जनरल मेथड के अलावा भी एक बताए थे, नहीं लिखे थे छोटा सा।